साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन विद अभिषेक पर, जिसमें हमने आज सुबह जो है फरवरी मंथ का जो है करंट अफेयर्स देखा था, पार्ट 1, जिसके तहत चर्चित व्यक्ति, निधन, पुरस्कार, सम्मेलन और विविध संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था। आज हम इस पार्ट में हम जो बचा हुआ था फरवरी 2021 की महत्वपूर्ण घटनाएं उसको तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले है 2022 में लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3। जो चंद्रयान 3 को जो है इसरो द्वारा 2022 में लॉन्च किया जाएगा। फिर युद्ध अभ्यास जो है ये एक्सरसाइज होती है। युद्ध अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सैन्य अभ्यास होता है जो हर साल आयोजित किया जाता है। ठीक है, और फिर आइए अब हम राष्ट्रीय घटनाएं देखते हैं जो हमारे देश में कुछ फरवरी 2021 में जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, राष्ट्रीय घटनाएं, उनको देखते हैं। ठीक है, ये हमारी परीक्षाओं के लिए ये तथ्य बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है, और ये परीक्षा चाहे यूपीपीसीएस की हो, चाहे बीपीएससी की हो, चाहे एमपीपीएससी की हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की हो, चाहे यूपीएसआई की हो, किसी भी जिसमें वनडे एग्जाम में जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो उपयोगी है। ठीक है, राष्ट्रीय में सबसे पहले देखते हैं लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर ये कहाँ पे है? ओडिशा में है। ठीक है, ये ओडिशा में है और ये किस भगवान शिव की उपासना के लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है। ये मंदिर जो है देउल शैली, जैसे मतलब कि जो उत्तर भारत 3 शैलियाँ थी मंदिर की, तो उत्तर भारत में जो है उसको कहते थे नागर, दक्षिण को जो है कहते थे द्रविड़, और जो विंध्यन और कृष्णा नदी के बीच में होती थी उसको कहते थे जो है बेसल शैली। तो ये जो है जो लिंगराज मंदिर है, ये नागर शैली का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है और इसी को हम देउल शैली भी कह रहे हैं, उड़ीसा शैली के नाम से। और इसको निर्माण किसने बनाया था? सोमवंशी राजवंशों ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब आइए पहली न्यूज़ देखते हैं राष्ट्रीय में। वृद्धजनों की बढ़ती जनसंख्या पे सॉरी हाँ, वृद्धजनों की बढ़ती संख्या पे एक डेटा आया है, जिस पे जो है इन्होंने उसके संबंध में आइए हम देखते हैं क्या डाटा था। तो 2019 में जो है भारत में वृद्धजनों की आबादी लगभग हो जाएगी 1.3 लाख जो है हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1.36 लाख 1.36 लाख हो जाएगी। भारत में जो है आबादी 1.36 लाख हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए 1.36 लाख हो जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार क्या था कि जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या की जो है कुल भारत की जो आबादी थी वो 8.6% थी, लगभग 10 करोड़ थी। ठीक है, 10.3 करोड़ थी। ठीक है, 2050 तक बुजुर्गों की आबादी लगभग 19.5 हो जाएगी। अब ये डाटा हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं अगली न्यूज जो चर्चा में थी वो क्या थी। तो न्यूज देखते हैं। विजय संपाला जो है अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन? विजय संपाला। और ये जो है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग जो है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में है। इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनके सेवा शर्तों का निर्धारण भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और जो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, इसको एक दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है, मतलब कि जो अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए ये न्यायालय कार्य करता है और किसी को भी समन कर सकता है। ठीक है, 89th संविधान संशोधन द्वारा 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग किया गया था। ये भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आइए देखते हैं जो है अब लोकपाल के संबंध में कुछ
महत्वपूर्ण तथ्य हैं। लोकपाल जो है 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। ये क्या है लोकपाल? लोकपाल है भ्रष्टाचार रोधी प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था। क्या है? भ्रष्टाचार रोधी प्राधिकरण, जो भ्रष्टाचार होता है, करप्शन को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये एक 5 सदस्यीय लोकपाल समिति द्वारा इस इसकी जो है इसके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। इसमें इसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होते हैं। जो समिति जो लोकपाल को नियुक्त करने का कार्य करती है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और सदस्य में कौन होता है? लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रख्यात न्यायविद होता है। ठीक है। और संस्था में एक अध्यक्ष होते हैं, 8 सदस्य होता है, 8 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। एक अध्यक्ष प्लस 8 सदस्य इस संस्था में, लोकपाल में हो सकते हैं। लोकपाल नामक जो संस्था है उसमें हो सकते हैं, जिसमें 50% न्यायिक क्षेत्र से होते हैं और 50% जो होते हैं वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला वर्ग से होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष और 70 वर्ष, जो भी पहले हो उतना, 5 वर्ष या 70 वर्ष, इतना इनका कार्यकाल होता है। ठीक है साथियों। फिर देखते हैं जो इनके वेतन भत्ते होते हैं, अध्यक्ष के वेतन भत्ते और अन्य की सेवा की शर्तें जो भारत का सीजीआई मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसके समान होता है। ठीक है। और ये भारत के संचित नीति पर भारित होता है। ठीक है। इसमें मतलब कि इनकी नियुक्ति के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है संसद द्वारा। ठीक है। सीबीआई सहित किसी भी जांच एजेंसी के अधीक्षण और निर्देशन की शक्ति इनको प्राप्त होती है। कुछ शर्तों के साथ पीएम भी इसके दायरे में आते हैं। कुछ शर्त है तो वो बहुत ही कठिन है। ठीक है। आगे देखते हैं अगली न्यूज़ क्या थी। चौथे न्यूज़ पे देखते हैं। राष्ट्रीय सूचना आयोग 2005। राष्ट्रीय सूचना आयोग का जो गठन है, सूचना आयोग अधिनियम 2005 किया गया है। सूचना आयोग अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत आरटीआई जो एक्ट है, इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि नागरिकों को सूचना का आवेदन प्राप्त होने पर 30 दिन के भीतर सूचना देना अनिवार्य किया गया था। ठीक है। इसकी अधिकारिता सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरण पर है। अंतिम निर्णय और बाध्यकारी निर्णय इसी केंद्रीय सूचना आयोग की ही होती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब ये विवाद में क्यों, चर्चा में क्यों है? क्योंकि सरकार ने आरटीआई एक्ट संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया है, जिसके तहत क्या गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और जो मुख्य सूचना आयुक्त और जो सूचना आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है। और उनके जो वेतन और सेवा शर्तें हैं, इनका निर्धारण भी केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसके कारण ये विवाद का विषय बन गया है कि अब इनकी स्वतंत्रता पर ये अतिक्रमण कर रही है केंद्र सरकार। इसके कारण ये चर्चा में आ गया है, इस समय न्यूज़ में है। ठीक है। आइए अब देखते हैं आगे जो न्यूज़ चर्चा में है उसमें कौन सी न्यूज़ है वो। ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये चर्चा में है। ये 23 सितंबर 2018 को जो है इसको जो है लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा रांची झारखंड में। और ये क्या है? आयुष्मान भारत योजना का हिस्सा है, जिसके तहत क्या किया गया है, इसके अंतर्गत 10.74 करोड़ से अधिक गरीब एवं वंचित परिवारों को माध्यमिक एवं तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। अब यहीं पे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए यहाँ पे माध्यमिक है और तृतीयक हॉस्पिटल है। ठीक है। और वो प्राथमिक देके आपको एक ऑप्शन में दे देंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों में जो है आयुष्मान कार्ड होल्डर्स को इलाज कराने की छूट है। लेकिन नहीं, प्राथमिक नहीं है, माध्यमिक और तृतीयक है। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर है। और ये पूरे भारत के किसी भी सार्वजनिक और निजी भी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सूचीबद्ध होना चाहिए वो अस्पताल, उसमें सूचीबद्ध होना चाहिए। अब देखते हैं कुछ आर्टिकल जो चर्चा में थे। ठीक है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? ये नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। सार्वजनिक सेवा में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। फिर
अनुच्छेद 121 अनुच्छेद 212, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्यायालयों के न्यायाधीश के न्यायिक आचरण पर संसद या राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं की जाएगी। मतलब कि समझ गए आप कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी कार्रवाई का किसी भी न तो संसद में न राज्य विधानसभा में चर्चा नहीं की जा सकेगी। और यही अनुच्छेद 122 और 212 ये कहता है कि संसद और विधानसभा की कार्रवाइयों की वैधता की पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी कार्रवाई संसद या विधानसभा में किसी होगी उसके संबंध में कोई न्यायालय उस पर प्रश्न नहीं उठा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 53 और 154, संघ या राज्य की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास निहित होती है। ये सब चर्चा में थे इस फरवरी माह में अनुच्छेद, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया है। ठीक है। अनुच्छेद 361 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने काल की शक्तियों के प्रयोग एवं कर्तव्यों के पालन के लिए किसी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। ठीक है। और ये जो है किसी भी मतलब कोई आपराधिक कार्य के लिए नहीं होंगे। हाँ, सिविल कार्य के लिए अगर मतलब कि इसके लिए प्रोविज़न है कि उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन कुछ महीने पहले उनको बताना पड़ेगा। ठीक है। आइए देखते हैं फिर आर्थिक न्यूज़ जो चर्चा में है उसको देखते हैं। सबसे पहले ब्लू इकोनॉमी क्या होती है। ब्लू इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से महासागरों, ब्लू मतलब कि जो नीला है तो नीला महासागर है, तो जो महासागर और समुद्रों पर आधारित हो ऐसी अर्थव्यवस्था उसको ब्लू इकोनॉमी कहेंगे। ठीक है। ब्लू अर्थव्यवस्था करेंगे। अब दूसरी एक नीति आई है, बजट में थी ये नीति, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति। स्क्रैपिंग मतलब कि उसे जो है जो खराब हो जाता है उसको स्क्रैपिंग करके फेंक दिया जाता है। ठीक है। निजी वाहनों के लिए 20 वर्ष पर स्वचालित केंद्रों पर फिटनेस परीक्षण और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 वर्ष के बाद जो है परीक्षण करके स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत है कि ये स्वैच्छिक है। आप स्वयं क्या करेंगे कि अगर 20 साल तक आपने किसी वाहन को यूज किया है तो फिटनेस परीक्षण कराइए। अगर उसमें वो पाया जाता है कि अब चलने योग्य नहीं है तो उसको आप उसको आप मतलब स्क्रैच कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। ठीक है। आइए देखते हैं 13वां प्रमुख बंदरगाह जो है ये बधावन पड़ता है महाराष्ट्र में, वहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है। अब भारत के जो मेजर बंदरगाह हैं मतलब प्रमुख बंदरगाह हैं वो 13 हो गए हैं। और 12 कौन से पहले थे, दीनदयाल उपाध्याय, ये कांडला बंदरगाह जो था उसी का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। मुंबई का है और JNPT मर्मा गोवा, ये गोवा में है। न्यू मैंगलोरो, ठीक है, ये बेंगलोर वहाँ पे है। कर्नाटक में है। कोचीन, ये कोच्चि में है। और ये चेन्नई आपको पता ही है कि ये कृत्रिम बंदरगाह है। कामराजार, चिदम्बरनार और विशाखापट्टनम सबसे गहरा है। पारादीप, कोलकाता, ये सभी जो है प्रमुख बंदरगाह हैं। फिर जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च किया गया था। ठीक है। अब इसके अंतर्गत बजट में कुछ प्रावधान किए गए थे कि शहरी क्षेत्र में 2.868 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन की कमी थी, जिसके लिए जो है 2.87 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ठीक है। ये SDG 6 मतलब सतत विकास लक्ष्य 6 के अंतर्गत जो है स्वच्छ जल लोगों तक 2030 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ठीक है। अब आइए देखते हैं, देखिए नेट न्यूट्रलिटी एक टॉपिक है। नेट न्यूट्रलिटी देखते हैं ये क्या है। ठीक है। नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, इंटरनेट का मूल सिद्धांत होता है जिसमें जो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सामग्री भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। मतलब कि है कि कोई भी इंटरनेट जो सेवा प्रदाता जैसे कि वोडाफोन हो गया, रिलायंस हो गया या एयरटेल हो गया, ये अपने किसी को भी विशेष, जैसे कि मान लीजिए रिलायंस है तो रिलायंस ये नहीं कर सकता, रिलायंस जियो की जो रिलायंस टीवी है उसके लिए इंटरनेट की स्पीड वो तेज़ कर दे, मतलब उसके लिए वो फ्री कुछ तेज कर दे। सबके लिए उसको बराबर सर्विस इंटरनेट स्पीड देनी पड़ेगी। यही कोई भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। गोवर्धन योजना इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण चरण के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत क्या है कि गाँवों को सुरक्षित रखने के लिए तथा पशुओं के अपशिष्ट से कृषि अपशिष्ट तथा लंबे समय तक जैविक कचरे का प्रबंधन किया जाएगा। ठीक है। और इससे मतलब कि बायोमास ऊर्जा भी
क्रिएट की जा सकती है। पी नोट्स क्या होते हैं? पी नोट्स ऐसे विदेशी निवेशक को जारी किए जाते हैं जो श्रेणी में पंजीकृत हुए बिना, जो सेबी में पंजीकृत हुए बिना भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे जो है विदेशी निवेशक हैं जो सेबी में पंजीकृत नहीं होना चाह रहे हैं और भारतीय बाजार में निवेश करना चाह रहे हैं, उनके लिए है ये पी नोट्स। ठीक है, और इसमें होता है ऑफशोर डेरिवेटिव उपकरण का वित्तीय साधन होता है ये। ठीक है, हॉट मनी इंस्ट्रूमेंट भी इसको बोलते हैं पी नोट्स को। छोटी अवधि में उच्च रिटर्न प्राप्त करना। देखिए, छोटी अवधि में उच्च रिटर्न उम्मीद से जिस धन का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में किया जाता है। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में जो किया जाता है वही है, मतलब कम अवधि में उच्च रिटर्न प्राप्त करने की लालच से या के उद्देश्य से जो निवेशक होते हैं, विदेशी निवेशक होते हैं, सेबी में बिना पंजीकृत हुए भारतीय बाजार में जब निवेश करना चाहते हैं तो वही पी नोट्स है। ठीक है, अब कर्नाटक के मांड्या जिले में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। ठीक है, और ये लिथियम है क्या? ये क्षार धातु है, मानक परिस्थितियों में हल्की धातु से सबसे ठोस तत्व है। लिथियम का मतलब इतनी ज़्यादा आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो भारत जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करना चाह रहा है, उसमें जो बैटरियां यूज होती हैं, चार्जेबल बैटरियां, वो लिथियम से ही बनती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है लिथियम आयन बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी है जो सैन्य, एरोस्पेस और वहाँ पे यूज की जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो सॉरी, हाँ, ठीक है, आगे अब देखते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, जो कुछ मस्त घटनाएं थी वो देखते हैं। ये जो है पहला जिसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, पेरिस समझौते, WHO से और ईरान परमाणु समझौते से, यूनेस्को से बाहर हुआ था, वो पुनः वापस हो रहा है क्योंकि वहाँ पे ट्रंप चुनाव हार गए हैं। ठीक है, ट्रंप चुनाव हार गए हैं तो जो बाइडन जो नए राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने इसमें फिर से वापस आने के संकेत दिए हैं, अभी वापस नहीं आए हैं। ठीक है, और ये जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, इसका जो है हेडक्वार्टर जनेवा में है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ठीक है, यूएन पूंजी विकास निधि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि में प्रीति सिन्हा को कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि, ये 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और ये स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। ठीक है, आइए अब देखते हैं WTO काफ़ी चर्चा में रहा था, विवाद भी काफ़ी रहा था क्योंकि इसके ऊपर आरोप लगे थे कि कोरोना वायरस के टाइम पे चाइना का इसने फेवर किया था। ठीक है, वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये, इसमें 194 देश हैं, सदस्य देश जो है 194 हैं और ये 1947 से संपन्न गैट के स्थान पर उरुग्वे द्वारा 1986 से 1995 में ये जो है WTO की स्थापना हुई है। ठीक है, पहले ये गैट के नाम से 1947 से था ये। इस दौरान मराकेश संधि जिसे मोरक्को 1994 में हुआ था, उसमें इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और चौथी न्यूज़ देखते हैं। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 है, इसको जो है जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। ठीक है, IEA द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। ठीक है, ये और ये इसमें क्या प्रमुख बिंदु है? EU के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता हो गया है। EU मतलब यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन के बाद सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा का उपभोक्ता हो गया है और 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता हो जाएगा। IEA क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्या है? एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई है और भारत
और इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है। और ये कौन कौन सी प्रमुख रिपोर्ट निकालता है? नंबर 1 वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, नंबर 2 वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस रिपोर्ट, नंबर 3 वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक रिपोर्ट, नंबर 4 ग्लोबल एनर्जी CO2 स्टेटस रिपोर्ट। ठीक है, अब ग्लोबल एजुकेशन फाइनेंस वॉच रिपोर्ट, इसको जो है जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक और यूनेस्को द्वारा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन DC में। फिर आगे देखते हैं लोकतंत्र सूचकांक 2020, ये महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र सूचकांक 2020 जिसे इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा IEU द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 167 देश थे, जिसमें भारत की रैंकिंग जो है 53वां थी, 53rd जो है भारत की रैंक थी। और ये त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र इसको घोषित किया गया है। ठीक है, फिर 7वीं न्यूज़ देखते हैं UN संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है 2021 में COP26 जिसे COP26 कह रहे हैं, वो ग्लासगो में होगा। ठीक है, ग्लासगो में संयुक्त जो है आयोजित किया जाएगा। ISA द्वारा ISA मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस मतलब कि गठबंधन द्वारा विश्व सौर ऊर्जा लॉन्च करने की योजना की जा रही है। और ये क्या है? फर्स्ट बहुपक्षीय विकास बैंक होगा जिसे भारत में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। पर्यावरण समूह हैं उनको देखते हैं। चेन्नई में भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र स्थापित किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में पक्का आएगा। भारत का फर्स्ट आर्द्रभूमि और संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र जो है चेन्नई में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और ये आर्द्रभूमि क्या होती हैं? आर्द्रभूमि जो संरक्षण के लिए ईरान के रामसर में 1971 में सम्मेलन हुआ था, जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, जिसे 1975 में जो है लागू किया गया है। उसके अंतर्गत है एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। भारत के 42 जो साइट हैं वो जो है रामसर कन्वेंशन में आते हैं। ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो विशिष्ट आर्द्रभूमि हैं उनको जो है इसमें उनको इसमें स्थान प्राप्त होता है। तो भारत में केवल 2 हैं, एक केवलादेव जो कि राजस्थान में है और लोकतक झील जो कि मणिपुर में है। ये भारत का तैरता हुआ झील भी इसको बोलते हैं, लोकतक झील को। ठीक है, दूसरी न्यूज़ देखते हैं एक वो भी है पर्यावरण की। करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जो है ओडिशा में है। इसमें क्या हुआ था? ये हाथियों की मृत्यु अचानक से शुरू हो गई थी, इसलिए ये चर्चा में आ गया था। और ये मृत्यु किस लिए हुई थी? सेप्टिमीसिया नामक कोई बीमारी थी, उसके वजह से हो रही थी। ठीक है, कांडला वन ये जो है कर्नाटक में है। पारंपरिक जैव विविधता और हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है इन्हें। ठीक है, एक्सटेंशन रिबेलियन ये क्या है? ग्रेटा थानवर्ग टूलकिट से संबंधित ये टर्म है, जिसमें दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु मुकुल नामजद हुए थे। इनको मतलब कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इनके ऊपर FIR की गई थी। आंदोलन के स्वयंसेवी और जो वॉलेंटियर थे उन्हें कहा जाता है एक्सटेंशन रिवेलियन मतलब होता ही है विद्रोही। ठीक है, फिर छठी न्यूज़ देखते हैं UNEP की मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट। मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट किसने जारी की है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में है। ठीक है, अब उत्तराखंड में हिमनद झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ त्रासदी। उत्तराखंड में फिर एक बार बाढ़ त्रासदी आ गई है, तो ये नंदा देवी में हुआ है। ठीक है, ऐसा ठीक है। अगला देखते हैं मोबिलिटी संबंधित पायलट प्रोजेक्ट जो हाइड्रोजन CNG से चलने वाला दिल्ली पहला भारतीय शहर बन गया है। मंदारिन बतख जो है ये असम में देखी गई है, असम में पाई जाती है। डिब्रू सैखोवा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम में, वहीं पे। कैराकल जो है IUCN के रेड डाटा बुक्स जो विलुप्ति होती है उसमें जो है क्रिटिकल इंडेंजर प्रजाति है, ये जंगली बिल्ली भी इसको बोला जाता है। ठीक है,
अब आइए देखते हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्ग्रही अंतरिक्ष मिशन, ठीक है, ये मंगल ग्रह पे जो है जो चल रहा है मिशन वो है जेजेरो क्रेटस। यहाँ पे मंगल अन्वेषण कार्यक्रम के तहत नासा द्वारा परजीवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर भेजा गया है, ठीक है। अच्छा, ये जो जेवरेंस क्रेटर है यहाँ पे परजीवरेंस रोवर भेजा गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक हेलीकॉप्टर भी जिसकी इंजेन्यूटी नाम से एक हेलीकॉप्टर भी मंगल ग्रह पे नासा ने भेजा है। पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा देखते हैं क्या है। अल अल अमल अल अमल अमल जो है यूएई का होप प्रोब द्वारा मानव रहित प्रोब ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है, ठीक है। ध्रुव हेलीकॉप्टर, इसको HAL ने बनाया है। भारत का बहुउद्देशीय है। DRDO, जिसकी स्थापना 1958 में हुई है, वो भारतीय रक्षा मंत्रालय के एक आनुषंगिक इकाई के रूप में ये ध्रुव हेलीकॉप्टर को बनाया है। विक्रम हेलीकॉप्टर IIT कानपुर और उसकी क्यूवेटेड कंपनी द्वारा, देखिए, इंश्योरर ने कम भार वाले एक हेलीकॉप्टर को बनाया है IIT कानपुर ने, ठीक है। हेलिना क्या है, DRDO द्वारा एंटी टैंक मिसाइल जो नाग है उसी का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव पे लॉन्च किया गया हेलिना। तो हेलीकॉप्टर ध्रुव पे जो है जो नाग एंटी टैंक मिसाइल नाग है उसी का हेलीकॉप्टर ध्रुव पे जो लॉन्च किया गया उसका नाम हेलिना कहा गया है। सक्षम पोर्टल क्या है, ठीक है। सक्षम पोर्टल है एक डायनेमिक पोर्टल है जो देश भर के माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस क्षेत्रों तथा अन्य उद्यमों की ज़रूरतों और श्रमिकों के कौशल में आपस में जोड़ने के लिए, मतलब जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग और अन्य उद्योग हैं उनको उनके श्रमिकों को आपस में जोड़ने के लिए ये सक्षम पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। अन्वेषण नया सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। सी बीड मिशन क्या है, समुद्री शैवालों के व्यावसायिक खेती और उनके प्रसंस्करण के लिए सी बीड मिशन जो है लॉन्च किया गया है। धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ जो है फरवरी माह का 2021 का जो सेकंड पार्ट था वो समाप्त होता है करंट अफेयर का। अभी एक पार्ट और आएगा जिसमें कुछ और महत्वपूर्ण जो है फरवरी 2021 के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो रहेंगी। और ये आपके UPPCS या यूपी के किसी भी वनडे एग्ज़ाम SSC या किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट करिए और अगर आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।